आते ही इतनी अच्छी किस्मत जो चमकी है, ऊपर वाला जरूर एक पोता ही देगा। आगे चलकर हमारे शेन परिवार का वंश खूब फलेगा फूलेगा और पीढ़ियों तक नाम चलता रहेगा। लियू चाची, आप भी न बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। अभी तो बस 1 महीने से ही पेट से है, अभी तो बच्चा भी ठीक से नहीं ठहरा है और आपने अभी से तय कर लिया कि लड़का ही होगा। कहीं लड़की हो गई तो? तुम क्या जानो, घर आते ही पेट से हो जाना इतनी बड़ी किस्मत की बात है तो पक्का कोई लड़का ही पैदा होगा। अगर पैदा हुई एक पराए घर जाने वाली लड़की तो फिर वो कैसी खुशखबरी, वो तो घर आते ही चिंता लाना हुआ। अरे गुइलान आ गई। वांग गुइलान, आखिर तुम दिखी गई। मैं तो बस सबके साथ गपशप कर रही थी। मेरी सुलान तो पेट से है, तुम्हारी बहू को घर आए 1 महीने से ज्यादा हो गया ना। उसके पेट में कुछ हलचल हुई क्या? मैं तो बस इतना कहूंगी, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया, कदम रखते ही खुशखबरी दे दी। इसे कहते हैं असली शगुन। तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारी बहू अभी तक पेट से नहीं हुई। आखिर ये किस्मत हर किसी के नसीब में कहाँ होती है। बस अपनी बहू के पेट से होने पर भागी भागी आ गई मेरे शाओ परिवार को नीचा दिखाने। क्या मुझे इसकी ये चालाकी समझ नहीं आती? हमारी आहे, तुम्हारी बहू जैसी किस्मत वाली कहाँ है? अभी फेरे भी नहीं हुए थे और पहले ही सुहागरात मना ली। इसे ही तो शादी से पहले का शगुन कहते हैं। हमारी आहे ये सब कहाँ कर सकती है? गुइलान की ये बातें हम सबने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। गांव की ये सारे खेल भला किसे नहीं पता। दोनों घरों की दावत एक ही दिन थी, पर शेन परिवार ने तो रिश्ता तय होते ही जल्दबाजी में सब कुछ कर लिया। शाओ परिवार से कई दिन पहले ही। हंस क्या रही हो? बस कुछ ही दिन तो पहले हुआ, रिश्ता तो पहले ही पक्का हो गया था। दावत तो बस एक रस्म अदायगी थी। मेरी लान अगर पहले पेट से हो गई तो ये उसकी अच्छी किस्मत है। उसकी कोख ने कमाल किया। हम औरतों का जीवन इसी के लिए तो बना है, वंश आगे बढ़ाना। औरत चाहे कितने भी अच्छे घर में ब्याही हो या कितनी भी समझदार हो, वो वारिस पैदा करने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता। अरे ये औरतें भी ना, अगर बच्चा पैदा न कर सकें या बेटा न जन सके तो वो एकदम बेकार होती हैं। जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाती और उनके जीने का कोई वजूद नहीं रहता। तो तुम्हारी बातों से ये लगता है कि एक औरत के जीने का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है, और जो बच्चे न जन सके वो कूड़ा है। तो फिर लियू कुइलन, तुम भी तो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्या तुम भी कूड़ा हो गई हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम बिना बात के मुझे गालियाँ क्यों दे रही हो? अरे मैंने कोई गाली नहीं दी, ये तो तुमने खुद ही कहा था ना कि औरत की सबसे बड़ी कीमत बच्चे पैदा करने में ही है। अब जब तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो तुम भी किसी काम की नहीं रही ना। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे जीने का क्या फायदा और तुम किस मुंह से समाज में जी रही हो? कितनी शर्म की बात है। वांग गुइलान, तुम तो बातों को बेकार में घुमा रही हो। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे तो लगता है तुम बस मुझसे बुरी तरह जलती हो। शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारी बहू की तरफ से अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई। उसकी किस्मत ही फूटी है। अब वो माँ नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। सच सच बता दो ना सबको, कोई तुम्हारा मजाक थोड़े ही उड़ाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दोबारा कहना जरा। हमारे शियाओ परिवार में जब से आहे बहू बनकर आई है, घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। भला हमारी किस्मत खराब कैसे है? गुइलान बहन, शांत हो जाइए। इस बड़बोली की बातों पर गुस्सा करना बिल्कुल बेकार है। लियू चुइलान, हमारे शियाओ परिवार के मामलों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा से हमसे दूर ही रहना। अही जब से इस घर में ब्याह कर आई है, बहुत ही समझदार और मेहनती है और सबका कितना ख्याल रखती है। इतनी अच्छी बहू पर किस हक से वो बड़बोली औरत उस पर उंगली उठा सकती है? भला बच्चा न पैदा करने पर किसी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तुम बस देखती जाओ, हमारे शियाओ परिवार के आने वाले दिन इतने अच्छे होंगे कि तुम लोग बस करती रहोगी। हमारी ढेरों तारीफें। मून केक बनाने के इस तरीके पर अभी मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा। घर से निकलते समय तो माँ बहुत खुश थी। क्या खेत में उनके साथ कुछ बुरा हो गया है? माँ, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। क्या कोई बात हो गई है? अरे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सुलान की गर्भवती होने की बात तुम्हें तो पता चल ही गई होगी। हाँ माँ, मुझे पता है। कल रात जब हम लू भाभी के घर खाना खा रहे थे तब उसने सबके सामने ये बताया था। मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, तुम इस बात को बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लेना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि सुलान तुमसे पहले माँ बनने वाली है तो तुम खुद को ही कोसने लगो और उल्टी सीधी बातें सोचने लगो। मेरी बात समझ में आई ना? क्या आप मेरे लिए परेशान हो रही हैं माँ? तुम और अझेंगा भी बहुत जवान हो, अभी तो शादी को बस 1 महीने से कुछ ही ज्यादा हुआ है। इस बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संतान का सुख वैसे भी हम औरतों के हाथ में नहीं होता, धीरे धीरे सब हो जाएगा।
जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। शुक्रिया माँ जी। लेकिन अगर मुझे काफी समय तक बच्चा ना हो तो? आप तो जानते ही हैं, मैं राजधानी से पूरे रास्ते देश निकाला झेलते हुए यहाँ तक आई हूँ। रास्ते में मैंने बहुत मुश्किलें सही हैं, जिससे मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर सच में ऐसा ही हुआ तो ये हमारे शाओ परिवार की किस्मत ही होगी। अगर ऊपर वाला नहीं देना चाहता तो हम जबरदस्ती भी नहीं मांग सकते। हालांकि मेरे मन में घर को पोते पोतियों से भरा देखने की आस जरूर है, लेकिन अगर ये किस्मत में नहीं है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगी। तुम और आज हिंग खुशी से रहो, पति पत्नी के बीच प्यार बना रहे और तुम दोनों सलामत रहो, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर झिंग के छोटे भाई बहन भी तो हैं। वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ झिंग की ही तो नहीं है। दुनिया वाले वंश बढ़ाने को इतना महत्व देते हैं और बच्चों के लिए पागल रहते हैं, खासकर ऐसे फौजी और किसान परिवारों में। लेकिन वो इन दुनियावी सोच से ऊपर उठकर मेरे बारे में सोच रही हैं और मेरे कंधों से ये भारी बोझ उतार रही हैं। चाहे उनकी बातों में कितनी भी सच्चाई हो, उनका इतना सीधा और प्यार भरा स्वभाव ही मेरे लिए काफी है। शुक्रिया माँ जी, आपकी इन बातों ने ही ये किसी भी चीज से ज्यादा असरदार है। मैंने शाओ परिवार में शादी की है और आप जैसी सास का मिलना मेरा सौभाग्य है। अगर मेरी जगह कोई और होती तो उसकी किस्मत मेरी तरह इतनी अच्छी कहाँ होती। अगर सच कहूँ तो शाओ परिवार की खुशहाली सब आपकी ही देन है। तुम भी ना मेरी बच्ची हमेशा ऐसी बातें करती हो जो सीधा दिल को छू जाती हैं। जिंदगी अपने लिए जी जाती है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। बाकी लोगों को तो बस चुगली करने और होड़ लगाने की आदत होती है। ये उनकी छोटी सोच और तंग नजरिया है। एक परिवार में सबसे जरूरी बात यह है कि सबके दिल मिले रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। सच ही कहा है कि लोगों के बीच का रिश्ता सच्चे दिल के बदले सच्चा दिल ही होता है। सच्चा दिल तो नींव होता है, पर रिश्ते निभाना एक कला है, बिल्कुल खेती करने की तरह। सिर्फ अच्छे बीज होने से काम नहीं चलता, पानी और खाद देना भी आना चाहिए, तभी जाकर अच्छी फसल मिलती है। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। पिछले जन्म में मैंने अपनी सहेली के साथ एक बार मून केक बनाए थे। वो काफी मशहूर फूड ब्लॉगर थी। उसे चाइनीज मिठाइयाँ बनाने में महारत हासिल थी। मैं अक्सर उसके काम में हाथ बटाती थी, उसे देखते और सुनते हुए। मैंने भी बनाने के कई तरीके और नुस्खे सीख लिए थे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद मुझे कई छोटी छोटी बातें याद नहीं हैं। अब बस अपनी बची कुची यादों के सहारे एक एक करके सब जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बाहरी परत के लिए चाशनी, मूंगफली का तेल और खारा पानी चाहिए। मैदा, मुझे इसका अंदाजा अभी भी थोड़ा बहुत है। भरावन बनाना थोड़ा मुश्किल है। कमल के बीजों का पेस्ट, लाल बीन्स का पेस्ट, 5 मेवों का मिश्रण। लेकिन ये सीमांत इलाका काफी दूर दराज है, यहाँ सामग्री भी कम ही मिलती है। हो सकता है कि सारी चीजें एक साथ ना मिलें, तो हमें किसी दूसरी चीज से काम चलाने का सोचना होगा। शरद उत्सव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे जल्दी करनी होगी। पहले सबसे आसान वाला बनाते हैं, लाल बीन्स वाला मून केक। अगर ये सही बन गया तो फिर आगे देखेंगे बाकी दूसरे स्वादों के बारे में। मून केक के सही बनने या बिगड़ने में उसकी परत सबसे अहम होती है। खास तरह की चाशनी और खारा पानी, ये दोनों चीजें इस जमाने में तो मिलती ही नहीं है। मुझे इनका कोई दूसरा विकल्प खोजना होगा। लाल शक्कर और पानी मिलाकर उसमें चावल के सिरके की कुछ बूंदें डालनी होंगी। फिर इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना है, जब तक कि इसका रंग हल्का पीला न हो जाए और ये इतना गाढ़ा हो जाए कि चम्मच पर चिपक जाए और टपके नहीं। तब जाकर ये चाशनी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब लकड़ी की राख को गर्म पानी में भिगोकर रखना है और फिर छानकर साफ पानी अलग कर लेना है। यही हमारा खारा पानी बन जाएगा। तेल के लिए हमें चुनना होगा एकदम साफ और पकाया हुआ सरसों का तेल। अपनी याददाश्त के हिसाब से सबसे पहले चाशनी, फिर राख वाला पानी और सरसों का तेल एक एक करके मैदे में डालना है। उसके बाद आटे को धीरे धीरे तब तक गूंदना है जब तक कि वो एकदम चिकना न हो जाए और हाथों में न चिपके। फिर गीले कपड़े से ढककर उसे फूलने के लिए छोड़ देना है। लाल बीन्स भी लगभग उबल चुके हैं। अब इन्हें गरम गरम ही लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह मसलकर एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। गुड़ डालते हैं, 1 चम्मच सुअर की चर्बी कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भूनते हैं। वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है। हे, तुम ये क्या स्वादिष्ट चीज बना रही हो? रेड बीन पेस्ट का भरावन मून केक बनाने के लिए। माँ, बस थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में चखने को मिलेगा। हे, इसे और कितनी देर तक भूनना पड़ेगा? तब तक जब तक पेस्ट कड़ाही से चिपकना बंद न कर दे और हथेली पर रखकर इसका गोल पेड़ा बन जाए जो टूटे नहीं। तब समझो ये तैयार है। हो गया।
आज सुबह मैंने बढ़ई शियाओं से मून केक का सांचा बनवाया था। अब उसे इस्तेमाल करने का सही समय है। भले ही ये साधारण सा बना है, लेकिन हाथ में पकड़ने पर काफी भारी लग रहा है और इसके डिजाइन भी एकदम साफ है। सांचे से आकार देने के लिए ये बहुत है। पहली बार इसे बना रही हूँ तो हाथ थोड़ा कच्चा है। शुरू के कुछ मून केक कहीं से मोटे तो कहीं से पतले बने हैं। एक का तो मुंह ही ठीक से बंद नहीं हुआ और किनारे से सारा पेस्ट बाहर निकल आया। अब इसे फिर से गूंथकर बनाना पड़ेगा। काफी देर तक माथापच्ची करने के बाद मुश्किल से 10 मून केक ढंग के बने हैं। पहली बार कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, वरना सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। बस इसी एक थाली से पहले आजमा कर देखते हैं। मिट्टी के चूल्हे में तापमान देखने का कोई तरीका नहीं है। आंच तेज हुई तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, और आंच कम हुई तो इस पर अच्छा रंग नहीं चढ़ेगा। ये सब हाथों के अंदाज और आंखों की परख पर है। इस हिस्से को समझना सबसे मुश्किल है। बस यही सही वक्त है। आकार तो ठीक ठाक बन गया है, डिजाइन भी अच्छे से उभर आया है, पर इसका रंग थोड़ा हल्का है। देखने में उतना मजेदार नहीं लग रहा। ऊपर की परत भी सूखी सूखी सी है। इसमें वो बात नहीं है कि दबाने पर वापस अपनी जगह आ जाए, और वो चमकती हुई नमी भी नहीं है। अंदर से देखने में तो ठीक लग रहा है। परत और भरावन का हिसाब भी सही है। लाल बीन्स का पेस्ट भी एकदम मुलायम है और कच्चा भी नहीं है। लो, बन गया। जल्दी से माँ को चखाती हूँ। मीठा है पर बहुत ज्यादा नहीं, और इसमें से सूंधी महक भी आ रही है। एकदम नरम नरम है, बहुत स्वादिष्ट है। हे, ये तो बाजार में मिलने वाली मिठाइयों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, पर इसका स्वाद कुछ सही नहीं लग रहा। इसे और अच्छा होना चाहिए था। इसमें क्या खराबी है? मुझे तो ये बहुत लाजवाब लग रहा है। माँ को ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने कभी भी असली मून केक नहीं खाया है। पर मेरी बात अलग है। पिछले जन्म में मैंने कुरकुरी परत वाले, पिघलने वाली भरावन वाले, कैंटनीज और सूजो, हर तरह के जाने क्या क्या नहीं खाया है, क्योंकि मैंने सबसे बेहतरीन चीजें चखी हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत कुछ सुधारने की गुंजाइश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आटा गूंथते वक्त तेल और पानी का हिसाब गलत हो गया? माँ, आप इसके टुकड़े कर दीजिए और सबको थोड़ा थोड़ा चखने के लिए दे दीजिए। मुझे अभी और बेक करना है। ये वाला तो बस प्रैक्टिस के लिए था। स्वाद में थोड़ी कमी है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। सब में बांट दो। थोड़ी देर में और भी बन जाएंगे। आयु के लिए होंगे, आहे और मेरे लिए। इन सब के लिए रख लो। बचे हुए 6 के टुकड़े कर लो और आंगन में काम करने वालों को दे आओ। हमारी आहे ने आज फिर से एक नई मिठाई बनाई है। सबको चखाओ। ये कौन सी मिठाई है? बहुत मीठी है। इसके अंदर लाल बीन का पेस्ट है, एकदम नरम, बहुत स्वादिष्ट है। सू नियांग सच में बहुत गुणी है। इतनी बढ़िया मिठाई भी वो बना लेती है। और नहीं तो क्या, इसे मून केक कहते हैं। मेरी बहू ने बनाया है। तुम लोग तो पहले हो जो इसे चख रहे हो। मुझे पक्का पता है, भाभी ने ही फिर से कुछ नया बनाया होगा। भाभी, आपने क्या स्वादिष्ट चीज बनाई है। इतनी अच्छी महक आ रही है। मून केक खा लो। इस बार खूब सारे बने हैं, जितना मर्जी हो खाओ। ये मून केक जब मैंने इसे अपनी सहेली के साथ बनाया था तब तो ये बहुत आसान लगा था, पर अब जब खुद अकेले बना रही हूँ तो ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मैंने फिर से सब गड़बड़ कर दिया। सच में। ये सब तुम खा सकते हो, किसी और को बांटने की जरूरत नहीं। जाओ हाथ धो लो। एकदम गंदे हो रखे हो। अभी सफर से आए हो और धूल से सने हो। बिना हाथ धोए ही मिठाई उठाने लगे। गंदा कर दोगे तो हम कैसे खाएंगे? मैं अभी जाता हूँ। ये भाभी के मून केक है ना? बहुत अच्छी महक आ रही है। ये लड़का भी ना? पता नहीं घर की मरम्मत का काम कैसा चल रहा है। ज्यादातर काम पूरा हो गया है, बस पानी वाले बांस के पाइप का थोड़ा सा काम बचा है। ये बचा हुआ थोड़ा सा काम मैं और अर्जुन मिलकर कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है एक और दिन की मजदूरी देने की। जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। खाना खाने के बाद मैं अर्जुन को लेकर काम शुरू कर दूंगा। चलो, खाना लग गया है। आज रात के खाने में हम मून केक ही खाएंगे। बस यही खाना है। क्या हुआ? तुम्हें खाने को मिल रही है इतनी बढ़िया चीज, फिर भी तुम्हें कोई शिकायत है क्या? अरे नहीं, बस थोड़ा हैरान हूँ कि इतनी महंगी मिठाई को हम खाने की तरह खा रहे हैं। हमारे घर के दिन सच में अब अच्छे हो गए हैं। दोपहर में प्रैक्टिस करते हुए मैंने थोड़े ज्यादा बना दिए थे। इनमें अभी भी थोड़ी कमी है, लेकिन खाने में ठीक है। और ये मून केक ज्यादा दिन तक टिकते भी नहीं। हमें इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। कोई बात नहीं, चाहे जितने भी हो मैं मजे से खा लूंगा। सालों तक सेना में लड़ते हुए हमने तो मिट्टी तक खाई है। ये रेड बीन मून केक एकदम नरम और मीठा है। सच में बहुत स्वादिष्ट है।
माँ, क्या हम एक बात तय कर सकते हैं? कल रात कुछ सब्जियां बनाकर खाते हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहे। बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहे। इन मूनकेक को देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। मुझे भी यकीन नहीं होता कि एक दिन मैं मिठाइयाँ खाकर ऊब जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम अपनी खुशकिस्मती की कद्र नहीं करती। हमें उस बुरे वक्त से निकले अभी कितना ही समय हुआ है जब पेट भर खाना नहीं मिलता था, और तुम अभी से नखरे कर रही हो। पहले जब हम रूखा सूखा खाते थे, क्या तुम वो सब भूल गई? इतनी अच्छी चीजें रोज खाने को मिल रही हैं। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। सच कहूँ तो मुझसे भी अब और नहीं खाया जाता। मुझे अहे की बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ पड़ोसियों को बांट देने चाहिए थे। आप सबको बहुत परेशानी हुई। इतने दिनों से लगातार मूनकेक ही खाने पड़ रहे हैं। फिक्र मत करो, कल से हम खाने में सिर्फ मूनकेक नहीं खाएंगे। भाभी, आप ऐसा मत कहिए। ये मेरी गलती है। और कुछ खास तरह के मूनकेक मैं कामयाबी से बनाना सीख गई हूँ। सच में, हाँ सच में, एकदम सही तरीके से। रेड बीन मूनकेक बनाने के बाद मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है इस देसी तरीके से बेक करने की तरकीब। अब मैं आसानी से बना सकती हूँ 3 बेहतरीन स्वाद क्लासिक रेड बीन, खुशबूदार 5 मेवे वाले और नमकीन अंडे की जर्दी वाले भी। इस नमकीन जर्दी वाले में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। नमकीन बतख के अंडे बहुत कीमती होते हैं। ये तो आज और बाकी लोगों को गांव-गांव जाकर सामान बेचते समय खास तौर पर ढूंढ कर लाने को कहा था। जर्दी को तब तक सेंकना होता है जब तक ऊपर तेल न आ जाए। काटने पर वो अंदर से संतरी और चमकदार दिखनी चाहिए, तभी वो एकदम सही मानी जाती है। 5 मेवे वाले पहली बार आंच की वजह से खराब हो गए थे। नीचे से थोड़े जल गए थे, पर दूसरी बार में ही एकदम बढ़िया बन गए। अब सारी सामग्री, बनाने का तरीका और आंच सब कुछ एकदम सही बैठ गया है। अब इसके बाद बस त्योहार के लिए असली पकाई शुरू करनी है ताकि शरद उत्सव के तोहफे तैयार हो सकें। गांव में जिन परिवारों से अच्छे संबंध हैं, गांव के मुखिया, मुंशी शेन, चाची झाओ, इन घरों में तो देना ही है। सास का मायका वांग परिवार, भले ही वो 20 मील से ज्यादा दूर हैं, लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे और अपने रिश्तेदार हैं। जब शियाओ परिवार के सबसे बुरे दिन चल रहे थे, तब उन्होंने ही खाने पीने की मदद भेजी थी। इस रिश्ते को हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। सबसे जरूरी तो छावनी वाले लोग हैं। आज हिंग के 9 अफसर साथी, उनके नीचे काम करने वाले लोग और साथ में उनके मुख्य सेनापति भी एक एक करके हिसाब लगाएं, तो इनकी गिनती भी काफी ज्यादा हो जाएगी। रही बात उनसे भी बड़े अफसरों की, अभी बिना सोचे समझे उनके पास जाना थोड़ा अजीब और दिखावटी लगेगा। इससे अच्छा है कि पहले अपने आसपास के रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। कारीगर शियाओ, कुछ दिन पहले मैंने आपको जो बांस की टोकरियां बुनने को कहा था, क्या वो तैयार हो गई हैं? लीजिए, तैयार है। जैसा आपने चित्र बनाया था बिल्कुल वैसा ही बुना है। आप खुद ही देख लीजिए, आपको पसंद आया या नहीं। क्या लाजवाब कारीगरी है। अंदर की तरफ मैं हल्का हरा रेशम बिछा दूंगी। फिर जब इसके अंदर मूनकेक रखेंगे तो बांस का हल्का पीला रंग और अंदर के रेशम के हरे रंग के